सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के एक नए प्रकार व्यतिरेकी भाषा विज्ञान पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों ने भाषा विज्ञान के कई प्रकारों को देखा है, समझा है, जाना है और इसी क्रम में हमने यह जाना है कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान अर्थात डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स यह सभी प्रकार के शास्त्रों का मूल है और सभी प्रकार के भाषा विज्ञानों का आधार है। हमने यह भी जाना है कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान से ही सामान्य भाषा विज्ञान, विशिष्ट भाषा विज्ञान और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ है और समकालिक भाषा विज्ञान, एककालिक भाषा विज्ञान, बहुकालिक भाषा विज्ञान, कालक्रमिक भाषा विज्ञान, ये सभी प्रकार के भाषा विज्ञान जो हैं ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के ही भेद हैं। और हमने यह भी जाना है कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान से ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म हुआ है, क्योंकि एक ही भाषा का जब हम वर्णनात्मक अध्ययन करते हैं उसके विकास के संदर्भ में, तो यह जो है तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो उसमें हम दो कालों को लेते हैं। तो यह दो कालों का वर्णन, विकासात्मक वर्णन हो चाहे जो भी वर्णन हो, तो वह जो है हम इतिहास से ही लेंगे, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान से ही लेंगे। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म जो है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान से ही हुआ है और फिर तुलनात्मक भाषा विज्ञान से व्यतिरेकी भाषा विज्ञान का जन्म हुआ है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान में हम करते क्या हैं कि भाषा तो भाषा के स्वरूप या प्रकृति, नेचर, लक्षण, अभिलक्षण, विशेषता जो भी कहते हैं इसकी तुलना करते हैं। या तत्व में ध्वनि है, शब्द है, रूप है, पद है, वाक्य है, अर्थ है, इनकी तुलना करते हैं। फिर संरचना की तुलना करते हैं और फिर विकास की तुलना करते हैं या परिवर्तन की तुलना करते हैं। यह हमने देखा है। और तत्व में बताया ध्वनि है, शब्द है, रूप या पद है, वाक्य है और अर्थ है। तो इन सब की तुलना करते हैं। तो एक ही भाषा विज्ञान के संदर्भ में हम क्या करते हैं, दो कालखंडों के बीच तुलना करते हैं। और यह भी बताया कि तुलना के लिए हम समान तत्वों को लेते हैं। एक भाषा के एक कालखंड के स्वरूप की तुलना उसी भाषा के स्वरूप की तुलना दूसरे कालखंड के संदर्भ में करते हैं और इस प्रकार तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म होता है। यह भी तुलना ही है। एक ही भाषा है, दो कालखंडों में उसके स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और फिर एक ही भाषा है, दो कालखंडों में, और दो कालखंड कम से कम लेने की आवश्यकता है। 3-4 जितने कालखंड हम ले सकते हैं,
जितना छोटा कालखंड ले सकते हैं या जितना बड़ा कालखंड ले सकते हैं। छोटा कालखंड लेने पर क्या होगा कि तुलना का स्वरूप ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो सकेगा, लेकिन बड़ा कालखंड लेंगे तो तुलना का स्वरूप अच्छी तरह से स्पष्ट हो सकेगा। तो एक ही भाषा की ध्वनि का दो कालखंडों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक ही भाषा के शब्द का दो कालखंडों में या दो से अधिक कालखंडों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक ही भाषा के रूप या पद का दो कालखंडों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक ही भाषा के वाक्य का दो कालखंडों में, दो से अधिक कालखंडों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक ही भाषा के अर्थ का दो या दो से अधिक कालखंडों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अर्थ का अर्थ से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वाक्य का वाक्य से, रूप का रूप या पद का पद से, शब्द का शब्द से और ध्वनि का ध्वनि से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यह नहीं होगा कि ध्वनि एक कालखंड में एक भाषा की ध्वनि का और दूसरे कालखंड में उस भाषा के अर्थ का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ये नहीं, ये गलत। या एक कालखंड में एक भाषा के स्वरूप का दूसरे कालखंड में उसके तत्व की तुलना करेंगे, यह असमान तत्व हो जाएंगे। उसी तरह से एक कालखंड में एक भाषा के स्वरूप का और दूसरे कालखंड में उसी भाषा की संरचना का अध्ययन करेंगे, तो यह असंगत है। समान तत्वों की हम तुलना करेंगे, यह हमने समझा है। जैसे एक भाषा की संरचना का दो या दो से अधिक कालखंडों में तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसी तरह से एक भाषा के विकास या परिवर्तन का दो या दो से अधिक कालखंडों में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो एक ही भाषा से भी तुलनात्मक अध्ययन संभव है। और जब दो या दो से अधिक भाषाएं लेंगे, तो उनका तुलनात्मक अध्ययन एक कालखंड में और या समान कालखंड में करेंगे। दो या दो से अधिक भाषाओं के स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन एक ही कालखंड में करेंगे या समान कालखंड में करेंगे। दो या दो से अधिक भाषाओं के तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन समान कालखंड में करेंगे। ध्वनि का अध्ययन समान कालखंड में करेंगे। शब्द रूप या पद का अध्ययन समान कालखंड में करेंगे। वाक्य का अध्ययन समान कालखंड में करेंगे। अर्थ का अध्ययन समान कालखंड में करेंगे। संरचना का अध्ययन समान कालखंड में करेंगे। दो या दो से अधिक भाषाओं के विकास या उनमें आए परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन समान कालखंड में करेंगे। तो यह हमने जाना है तुलनात्मक अध्ययन के विषय में। और तुलनात्मक अध्ययन क्या करता है, बताया है कि दो या दो से अधिक भाषाओं के बीच जो है समानताओं का अध्ययन करता है और असमानताओं का अध्ययन करता है। यह ध्यान में रखना है। और अध्ययन करने की अपनी एक पद्धति है। तो जब समानताओं का प्रतिशत बहुत अधिक होता है, दो या दो से अधिक भाषाओं की जब हम तुलना करते हैं, जैसे भी हम तुलना करें, खास करके तात्विक तुलना करते, तात्विक तुलना करते विशेषकर, तो जब तात्विक तुलना करते हैं, दो या दो से अधिक भाषाओं की तात्विक तुलना करते हैं, तो जब उन भाषाओं में समानता का प्रतिशत बहुत उच्च रहता है, बहुत हाई रहता है, अत्यधिक रहता है, तब हम क्या करते हैं, यह सोचने को विवश हो जाते हैं कि ये भाषाएं हो न हो,
किसी एक ही परिवार की भाषाएं हैं, किसी एक ही मूल की भाषाएं हैं। और तुलना करने के क्रम में होता क्या है कि समानता के साथ साथ असमानताएं भी मिलती हैं। तो जब असमानताओं का प्रतिशत उच्च होता है, हाई होता है, तो हम मान लेते हैं कि ये भाषाएं आपस में परस्पर मिलती नहीं हैं, मेल नहीं खाती हैं, एक कुल परिवार वंश की नहीं हैं। तो इतना हमें पता था। और व्यतिरेकी भाषा विज्ञान का जन्म, जैसा कि बताया, तुलनात्मक भाषा विज्ञान से ही हुआ। और इसकी अंग्रेजी होती है व्यतिरेकी भाषा विज्ञान की, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी, व्यतिरेकी भाषा विज्ञान। और इसकी अंग्रेजी होती है कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स। कंट्रास्ट का अर्थ होता है विरोध, और इसकी दूसरी हिंदी होती है व्यतिरेक। कंट्रास्ट का अर्थ होता है विरोध, और विरोध की दूसरी हिंदी होती है व्यतिरेक। इसीलिए व्यतिरेकी भाषा विज्ञान को कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। व्यतिरेकी भाषा विज्ञान में क्या होता है कि दो या दो से अधिक भाषाओं की तुलना करते समय उनमें असमानताओं का प्रतिशत बहुत ही उच्च होता है, हाई होता है। बहुत ही असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये भाषा एक कुल परिवार मूल की नहीं है। यह तो है, लेकिन होता क्या है कि जब हम अनुवाद करते हैं, जब हम कोई भाषा सीखते हैं, या जब हम किसी को कोई भाषा सिखाते हैं, तब क्या होता है कि जो शिक्षार्थी है, भाषा सीखने वाला है, उसकी जो अपनी भाषा है जिसको वह पहले से जान रहा है, और जो नई भाषा है जिसको वह सीखना चाहता है, तो उन दोनों भाषाओं में समानताएं भी मिलती हैं और असमानताएं भी मिलती। तो समानताएं जब मिलती हैं तो वहां भाषा सिखाने में शिक्षक को, प्रशिक्षक को असुविधा नहीं होती, और सीखने में भी शिक्षार्थी को, प्रशिक्षु को असुविधा नहीं होती। कठिनाई कहाँ होती है? असमानताओं के संदर्भ में कठिनाई होती है। तब उसी तरह से अनुवाद के भी क्रम में असमानताएं व्यवधान उत्पन्न करती हैं, कठिनाई उत्पन्न करती है। तो क्या होगा? तो भाषा वैज्ञानिकों ने यह लक्ष्य किया कि यदि असमान तत्वों को छांट लें, अलग कर लें और उस पर बल दें, असमान तत्वों को, असमान तथ्यों को समझाने पर बल दें, जोर दें, तो अनुवाद करना सरल हो जाएगा और किसी का भाषा सीखना भी आसान हो जाएगा और किसी को भाषा सिखाना भी सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है
20वीं शती के दूसरे चरण में, सॉरी ध्यान में रखना है, 20वीं शती के दूसरे चरण के अंत में चरण 4 होते हैं किसी भी शती में, और 25-25 वर्षों का एक चरण होता है, यह ध्यान में रखना है। तो 20वीं शती के दूसरे चरण का अंत कब होगा? तो 1950 के आसपास। ये 1901 से 2000 ईस्वी तक जो है यह 20वीं शती या 20वीं शताब्दी होगी। तो दूसरे चरण के अंत में, तो 1950 47 और 50 के बीच में, 45-50 के बीच में दो भाषाओं की असमानताओं या अंतरों की महत्ता का और उसकी उपयोगिता का पता चला। यह ध्यान में रखना है। 20वीं शती के दूसरे चरण के अंत में दो भाषाओं की असमानताएं जो हैं उनकी महत्ता का और उपयोगिता का पता चला। और अनुवाद एवं भाषा शिक्षण के प्रसंग में दो भाषाओं का अंतर मालूम करने के लिए, दो भाषाओं के अंतर मालूम करने के संदर्भ में क्या हुआ? व्यतिरेकी भाषा विज्ञान के नाम से भाषा विज्ञान का एक अलग प्रकार ही मान लिया गया। यह ध्यान में रखना है। व्यतिरेकी भाषा विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तुलनात्मक भाषा विज्ञान समानता का अध्ययन करता है, यह पता करने के लिए कि ये दोनों या दो से अधिक भाषाएं एक मूल परिवार या वंश की हैं कि नहीं है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान विकास का तुलनात्मक अध्ययन करता है, परिवर्तन का, संरचना का, तत्वों का, स्वरूपों का, समानताओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। लेकिन व्यतिरेकी भाषा विज्ञान का फोकस जो है दो या दो से अधिक भाषाओं की असमानताओं के अध्ययन पर फोकस रहता है। उसका लक्ष्य रहता है दो या दो से अधिक भाषाओं में असमानताओं का, अंतरों का पता लगाना, अंतर के बिंदुओं की खोज करना, अंतर के बिंदुओं का संधान करना। और उसी क्रम में जब अंतर मालूम कर लिया जाता है और समानताएं मालूम कर ली जाती हैं, तो उस पर बल दे करके, उस पर जोर दे करके उसको समझाने के क्रम में, अनुवाद समझाने के क्रम में, अनुवाद करने के क्रम में, अनुवाद सीखने के क्रम में, अनुवाद सिखाने के भी क्रम में, और भाषा सीखने के क्रम में और भाषा सिखाने के भी क्रम में अंतरों को, दो या दो से अधिक भाषाओं के अंतरों और समानताओं को फोकस करके, उस पर बल दे करके हम उन समस्याओं को हल कर लेते हैं। और जिसके कारण क्या होता है कि अनुवाद एवं भाषा शिक्षण ये दोनों जो हैं कार्य जो हैं बहुत ही सरल हो जाते हैं। तो आज हमने व्यतिरेकी भाषा विज्ञान को समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।